डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर का नेक्स्ट सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। प्रीवियस सेशन में हमने समझा था व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स मींस सिंगल शुगर। सैकेराइड वर्ड का मतलब क्या होता है? सैकेराइड मींस शुगर एंड डाई, डी आई डाई मतलब टू शुगर मॉलिक्यूल्स। यानी जब दो मोनोसैकेराइड्स एक साथ मिलते हैं तो डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल बनता है। तो देखो हमको यहाँ पर यही बताया गया है दैट मोनोसैकेराइड्स आर रेयर इन नेचर। आपको नेचर में या हमारी बॉडी में मोनोसैकेराइड्स नेचुरल फॉर्म में बहुत कम देखने को मिलेंगे। हर एक शुगर जो होती है वो हमको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखने को मिलती है। कैसे फॉर्म में देखने को मिलती है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखने को मिलती है, यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में। तो अगर कोई ऐसी डाइसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड है, समझो ये एक शुगर और ये दूसरी शुगर, तो इन दोनों शुगर्स के बीच में ये जो बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स क्या करते हैं? शुगर मॉलिक्यूल्स को एक साथ इकट्ठा चेन बना के रखने में हेल्प करते हैं। तो दो शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? दो शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये याद रखो, ग्लूकोज और ग्लाइकोसिडिक ऐसा सेम सेम जी जी ऐसा याद रखो, क्योंकि हम जितने भी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे हर एक बायोमोलिक्यूल में एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड इन्वॉल्व होगा और आपको उस बॉन्ड का नाम याद रखना है। जो बच्चे नीट के लिए, सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बॉन्ड का नाम याद रखो। तो शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, मतलब दो शुगर मॉलिक्यूल्स या किसी भी एक शुगर मॉलिक्यूल और दूसरी शुगर मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेचर में मोनोसैकेराइड्स कम देखने को मिलते हैं। ज्यादातर हमारी बॉडी में जो शुगर होती है, देखो हम जो खाना खाते हैं, रोटी चावल दाल जो भी हम खाते हैं, सब्जी वगैरह, उन सब से हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स फूड जाता है। उस फूड के ऊपर जब अलग अलग एंजाइम्स एक्ट करते हैं तो मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म के वजह से आपका फूड ब्रेक डाउन होकर हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, उसमें से लिपिड्स मिलता है, उसमें से प्रोटीन मिलता है। ये कैसे मिलते हैं, कैसे एंजाइम्स इनके ऊपर ब्रेक डाउन करता है, हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि जो भी खाना हम खाते हैं, हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट सोर्स जाता है, वो कभी भी सिंपल फॉर्म में नहीं होता है, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। उसको हमको सिंपल बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारा सेल बहुत ही छोटा सा मॉलिक्यूल है। अब इस सेल के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट डालना है, प्रोटीन डालना है, तो इसका मतलब हमको इस सेल के अंदर इन मॉलिक्यूल्स को डालने के लिए इनको पहले छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। इतना बड़ा कार्बोहाइड्रेट जो है इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा, इतना बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। समझ में आ रही है आपको बात? तो जो भी बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे बायोमोलिक्यूल्स साइज में बड़े होते हैं, मतलब सेल से बड़े होते हैं। तो उन बायोमोलिक्यूल्स को सेल के अंदर डालने के लिए उनकी साइज छोटी करनी पड़ती है, और बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए हम एंजाइम यूज करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डाइसैकेराइड्स के बारे में। मोनोसैकेराइड्स तो नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होते नहीं है ज्यादातर हमको क्या देखने को मिलते हैं? मोस्ट शुगर्स आर फाउंड इन नेचर एज डाइसैकेराइड्स। ओके, ज्यादातर शुगर्स जो नेचर में प्रेजेंट होती हैं वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं? डाइसैकेराइड के फॉर्म में। डाइसैकेराइड यानी कि दो शुगर मॉलिक्यूल। Disaccharide is formed when two monosaccharides react by condensation reaction releasing a water molecule। जब दो शुगर मॉलिक्यूल्स एक साथ जॉइंट होते हैं, जब दो शुगर मॉलिक्यूल्स एक साथ जॉइंट होंगे, मतलब देखो आगे आपको एक रिएक्शन दिखाती हूँ मैं। हाँ, इधर पे देखो, इधर हमको बताया गया है ये आपका एक शुगर मॉलिक्यूल, ये आपका दूसरा शुगर मॉलिक्यूल। तो ये एक शुगर मॉलिक्यूल और दूसरा शुगर मॉलिक्यूल के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड कब बनता है? जब इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। मतलब फर्स्ट वाली शुगर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और सेकंड वाली शुगर मॉलिक्यूल का OH ग्रुप, ये दोनों एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? H प्लस OH मिलके क्या बनाते हैं? H2O। यानी कि जब एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो यहाँ पे हमको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। क्या बॉन्ड देखने को मिलेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। यानी जब भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। ओके, तो डाइसैकेराइड इज फॉर्म्ड। डाइसैकेराइड कैसे बनता है? दो मोनोसैकेराइड शुगर्स मॉलिक्यूल की मदद से दोनों मोनोसैकेराइड शुगर्स के बीच में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होगा। वो बॉन्ड कैसे बनेगा? बॉन्ड बनाने के लिए जगह चाहिए। तो यहाँ पे जगह कैसे हमको मिलेगी? यहाँ से कुछ एलिमेंट्स को बाहर किक कर दो, यहाँ से H और यहाँ से OH, इसको किक कर दो तो आपको यहाँ पे बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। नाम याद रखो, दो शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब आगे देखो क्या बताया गया है।
दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी। बायोलॉजी में हमेशा एक चीज याद रखो, कुछ प्रोसेसेस करने के लिए हमारे सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एंजाइम्स को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और कुछ प्रोसेसेस बिना एनर्जी के यूज हो जाता है। एनर्जी मतलब क्या होता है बच्चों? एनर्जी यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो जिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, जिन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव प्रोसेस। तो जब जब हमारे सेल में हमको कोई भी मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करना है, तो अगर उसमें एटीपी यूज हुई तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एक्टिव प्रोसेस। और अगर बिना एटीपी के, बिना एनर्जी के अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको हम? पैसिव। मतलब नो एटीपी इज यूज्ड, नो एनर्जी इज यूज्ड। आप दोनों प्रोसेसेस के बारे में पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, मैं वो भी पढ़ाऊंगी। A glycosidic bond forms and holds the two monosaccharide units together. तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है दो शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या करता है? दोनों शुगर मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखता है। ओके, अब देखो यहाँ पे आगे हमको क्या एक रिएक्शन दिया गया है। जैसे समझो ये एक डाइसैकेराइड है सुक्रोज। कौन सी डाइसैकेराइड है बच्चों? ये सुक्रोज। सुक्रोज बनती है एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल से। सुक्रोज कैसे बनता है? एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल से। तो डाइसैकेराइड में आपने वाटर ऐड किया, और वाटर के वजह से, मतलब पहले आपने इस डाइसैकेराइड में वाटर ऐड किया और यहाँ से वाटर निकल गया। देखो ये पार्ट भूल जाओ, आपके पास एक डाइसैकेराइड शुगर है, डाइसैकेराइड शुगर के ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा है। कौन एक्ट कर रहा है? एंजाइम। एंजाइम क्या कर रहा है? इस डाइसैकेराइड शुगर में से एक H2O मॉलिक्यूल निकाल दे रहा है। एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो हमको दो सिंपल शुगर्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? शुगर डाइसैकेराइड को ब्रेक कर रहे हैं। देखो इस प्रोसेस में क्या हो रहा था? इस प्रोसेस में दो सिंपल शुगर्स को हम ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे H2O रिमूव हुआ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डाइसैकेराइड को ब्रेक कर रहे हैं। डाइसैकेराइड को ब्रेक करेंगे तो H2O ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप दो शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हो तो वाटर निकल जाता है और दोनों शुगर मॉलिक्यूल मिलके एक डाइसैकेराइड शुगर मिलती है। और जब आप इस डाइसैकेराइड शुगर को वापस से ब्रेक करोगे तो आपको दो सिंपल शुगर मिलेंगे। दो सिंपल शुगर को आपने एक साथ चिपकाया तो गम की जरूरत पड़ी, मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जरूरत पड़ी, तो आपको डाइसैकेराइड शुगर मिला। अब डाइसैकेराइड शुगर को आप ब्रेक करोगे तो जो वाटर पहले निकल गया था, अब वो वाटर वापस डालना पड़ेगा ताकि दो स्टेबल शुगर्स आपको मिले। तो ये रिएक्शन सही है। ये रिएक्शन में हमको क्या बताया गया है? हमारे पास रेडीमेड डाइसैकेराइड शुगर है, हमने जो खाना खाया उसमें से हमको जो डाइसैकेराइड शुगर मिली, तो हमारे पास रेडीमेड डाइसैकेराइड शुगर है। इसको ब्रेक करेंगे तब जाके हमको ग्लूकोज मिलेगा, और तब जाके हमारे सेल को एनर्जी मिलेगी, क्योंकि सेल सिर्फ ग्लूकोज यूज कर सकता है। ओके, तो इस डाइसैकेराइड को ब्रेक करने के लिए मुझे वाटर ऐड करना पड़ेगा। जब दो मोनोसैकेराइड्स थे, ऐसे दो मोनोसैकेराइड होते हैं, इनको एक साथ जोड़ना है तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और जब इन दो शुगर्स को ब्रेक करना है तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है। जोड़ना है तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, और जुड़े हुए मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर आएगा। ओके, तो इतने पार्ट को वापस रिपीट करके देखो, आपको समझ जाएगा कि डाइसैकेराइड्स में रिएक्शन कैसे होता है। अब आगे देखो, आगे हमको क्या बताया गया है? डाइसैकेराइड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हमको दिए गए हैं। ये देखो आपके टेक्स्ट बुक में जो टेबल है उसमें हमको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं डाइसैकेराइड्स के। डाइसैकेराइड्स कैसे बनता है? टू मोनोसैकेराइड से दो सिंपल शुगर मिलके डाइसैकेराइड बनाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स क्या है डाइसैकेराइड के? सुक्रोज शुगर जो गन्ने से मिलती है, केन शुगर मतलब गन्ने से मिलने वाली शक्कर। ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। मतलब जब आप ग्लूकोज शुगर सुक्रोज को ब्रेक डाउन करोगे, जब आप सुक्रोज को ब्रेक डाउन करोगे वाटर के प्रेजेंस में, तो आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा और एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल मिलेगा। फिर एक और एग्जांपल है यहाँ पे लैक्टोज। लैक्टोज शुगर कहाँ प्रेजेंट होता है? मिल्क में। और ये कौन से दो मोनोसैकेराइड से बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो जब आप लैक्टोज को ब्रेक डाउन करोगे तो आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा, एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल मिलेगा। फिर आता है माल्टोज। माल्टोज कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? माल्ट शुगर में। माल्ट मतलब क्या होता है? गन्ने का जो जूस निकलता है, शुगर केन से जो जूस आप निकालते हो, तो शुगर केन का जूस निकालने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, जो गन्ने का कचरा बच जाता है, उसको आप बॉईल करते हो, और उसको बॉईल करने के बाद उसमें से जो शुगर बनती है, उस शुगर को हम बोलते हैं माल्ट शुगर। क्या बोलते हैं उसको हम? माल्ट शुगर। ओके, तो माल्टोज माल्ट शुगर में प्रेजेंट रहता है, और ये माल्टोज कैसे बनता है? दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से।
तो आपको याद क्या रखना है इस पूरे स्लाइड में, अलग अलग एग्जाम्पल्स याद रखने डाइसैकेराइड के, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, और ये किससे बनते हैं। सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, लैक्टोज बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, और माल्टोज बनता है दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और इन दोनों के बीच में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक चीज अपने दिमाग में गांठ मार लो, कभी भी अगर दो मोनोसैकेराइड्स एक साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो उनके बीच में हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। तो सेम यहाँ पे पैराग्राफ में यही चीज बताई गई है, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज आर एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड्स। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मतलब इसके पास ना तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना तो फ्री कीटोन ग्रुप होता है। इट लैक्स फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। लैक मतलब क्या होता है, एब्सेंट। ओके, इसके पास ना ही फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है और ना ही फ्री कीटोन ग्रुप है, दोनों भी नहीं है, तो इसको रिड्यूसिंग शुगर नहीं बोलते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऐसा केमिकल जो दूसरे केमिकल में हाइड्रोजन ऐड कर सके। लैक्टोज और माल्टोज ये रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। आपको एग्जाम में क्या आएगा, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। तो उस टाइम पे आप लैक्टोज और माल्टोज का एग्जाम्पल लिख सकते हो। Lactose also exists in beta form, which is made from beta galactose and beta glucose. देखो अल्फा और बीटा मतलब क्या होता है, अल्फा और बीटा आप ये डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ोगे। अल्फा मतलब क्या होता है, जब किसी कार्बन के राइट हैंड साइड में OH ग्रुप एडेड होता है तो उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। और बीटा कार्बन क्या होता है, जब किसी कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में OH ग्रुप एडेड होता है। कौन सा कार्बन, मेन कार्बन। देखो हमारी शुगर बहुत सारे कार्बन से बनती है, तो जो मेन कार्बन होता है उस मेन कार्बन के अगर राइट साइड में OH ग्रुप एडेड है तो उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अगर अपने मेन कार्बन के लेफ्ट साइड में अगर OH ग्रुप एडेड है तो उसको बोलेंगे बीटा कार्बन। तो हमारा जो लैक्टोज शुगर है वो दोनों फॉर्म में देखने को मिलता है, अल्फा फॉर्म में भी और बीटा फॉर्म में भी। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, तो आप टेंशन मत लो। इतना कॉमन सेंस याद रखो कि जब आपका OH ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे अल्फा, और जब आपका OH ग्रुप लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे बीटा। अब आगे देखो, आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया गया है, डाइसैकेराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ये आपके डाइसैकेराइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डाइसैकेराइड क्या क्या करता है। तो ये आसानी से पानी में घुल जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है साइज में। दे आर टू बिग टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। मतलब जितनी आसानी से सेल के अंदर ग्लूकोज आता है उतनी आसानी से डाइसैकेराइड नहीं आ पाएगा। डाइसैकेराइड मतलब समझ लो सुक्रोज अपने सेल के अंदर नहीं घुस पाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। तो इसको पहले हमको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जो आपने 10th स्टैंडर्ड में न्यूट्रिशन और डाइजेशन वाले पार्ट में पढ़ा था कि जब भी कोई मॉलिक्यूल साइज में बड़ा होता है तो उसको ब्रेक करके फिर बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो हमारा ये डाइसैकेराइड काफी बड़ा है साइज में, तो इसको हमको पहले ब्रेक डाउन करना है। और ये ब्रेक डाउन का प्रोसेस कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब जहाँ डाइजेशन होता है। तो द डाइसैकेराइड्स आर ब्रोकन डाउन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग डाइजेशन, thus formed monosaccharides then pass into the blood and through the cell membranes into the cell। तो एक बार अपने अपने डाइसैकेराइड को अगर ब्रेक कर दिया तो आपको दो मोनोसैकेराइड मिलते हैं। दो क्या मिलते हैं, मोनोसैकेराइड। और अब ये मोनोसैकेराइड एकदम छोटे छोटे होते हैं। देखो डाइसैकेराइड बहुत बड़ा होता है, ये सेल के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन जब आप डाइसैकेराइड को ब्रेक करते हो तो आपको दो छोटे छोटे मोनोसैकेराइड मिलते हैं। ये मोनोसैकेराइड आराम से सेल के अंदर जा सकते हैं और आराम से ब्लड के अंदर फ्लो हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी बताया गया है। आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज, मतलब डाइसैकेराइड शुगर कैसे बनता है। ये एक मोनोसैकेराइड, ये दूसरा मोनोसैकेराइड, मतलब एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज, दोनों में से एक H और एक OH निकाला गया तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ तो यहाँ पे क्या बना बच्चों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो क्या बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है दो शुगर्स के बीच में। और फाइनली इस शुगर को हम बोलते हैं सुक्रोज शुगर। इस शुगर को हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज शुगर। ओके, अब देखो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्लाइड में हमको क्या बताया गया है, एक मिनट, हाँ सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, मोनोसैकेराइड्स आर यूज्ड वेरी क्विकली। जैसे ही आपने अपने डाइसैकेराइड को ब्रेक कर दिया, आपका जो डाइसैकेराइड शुगर मॉलिक्यूल था इसको आपने ब्रेक किया तो आपको दो मोनोसैकेराइड्स मिले। तो ये मोनोसैकेराइड्स काफी छोटे होते हैं तो सेल फटाफट इसको यूज कर लेता है अपने एनर्जी के लिए। तो मोनोसैकेराइड्स आर यूज्ड वेरी क्विकली बाय सेल्स, बट
If a cell is not in need of all the energy released immediately, then it may get stored. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या बताई गई है, देखो आप इतना सारा खाना खाते हो और आपकी बॉडी में जो डाइजेशन होता है उस डाइजेशन की वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब एक टाइम पे हमको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं होती है, एक टाइम पे हमको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, जो स्टोर्ड मॉलिक्यूल है, जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है, वो हम अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हम अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। तो इफ द सेल डू नॉट नीड एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स, इट गेट्स स्टोर्ड। मोनोसैकेराइड्स आर कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड्स इन द सेल बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। मोनोसैकेराइड्स को हमने क्या किया, हमारे पास ये देखो, ये जो रिएक्शन था, सॉरी पिछली स्लाइड में हमने जो रिएक्शन देखा था, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हमारे पास दो मोनोसैकेराइड्स है, ये एक मोनोसैकेराइड, ये दूसरा मोनोसैकेराइड। दोनों में से हमने एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो हमको एक डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल मिल गया। तो डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल कैसे मिलता है, जब दो मोनोसैकेराइड्स एक साथ जुड़ जाते हैं। दो मोनोसैकेराइड्स एक साथ जुड़ेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और मोनोसैकेराइड्स जुड़ जाते हैं डाइसैकेराइड बनाने के लिए। तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो पहले समझो ये दो मोनोसैकेराइड है, इनके बीच में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। अब तीसरा मोनोसैकेराइड आ गया, इसके बीच में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। अब चौथा मोनोसैकेराइड आ गया, इसके बीच में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। तो जितने एक्स्ट्रा शुगर्स प्रेजेंट है ब्लड में, सारे एक्स्ट्रा शुगर्स एक साथ जुड़ते जाएंगे, बॉन्ड बनाते जाएंगे और एक हमको लंबी चेन मिल जाएगी शुगर की, और उस लंबी चेन को हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। क्या बोलते हैं उसको हम, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड यानी कि मेनी शुगर्स। पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, और सैकेराइड मतलब क्या होता है, शुगर। तो दीज आर टू बिग टू एस्केप फ्रॉम द सेल। और एक बार अगर आपके सेल के अंदर ये पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल बन गया तो ये इतना बड़ा होता है कि ये सेल के बाहर नहीं आ सकता, ये सेल के अंदर स्टोर हो जाता है। और जब हमको भूख लगती है और हम कुछ खाते नहीं है तो उस टाइम पे ये पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल्स हमको एनर्जी देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या बताया गया है, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बताया गया है। व्हाट आर पॉलीसैकेराइड्स? मोनोसैकेराइड्स कैन अंडरगो अ सीरीज ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। आपके पास जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, आपके पास जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, ये मोनोसैकेराइड्स एक साथ जुड़ के क्या करेंगे, देखो ये एक ग्लूकोज, ये दूसरा ग्लूकोज, ये तीसरा ग्लूकोज, ये चौथा ग्लूकोज, सॉरी ये पांचवा ग्लूकोज, ऐसे जितने भी मोनोसैकेराइड्स है, ये सारे मोनोसैकेराइड्स एक साथ जुड़ के पॉलीसैकेराइड बनाएंगे। तो दे कैन अंडरगो मल्टीपल कंडेंसेशन रिएक्शन एडिंग वन यूनिट आफ्टर द अदर टू द चेन टिल अ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। मतलब जब तक हमको बहुत लंबा शुगर मॉलिक्यूल नहीं मिल जाता तब तक ये शुगर ऐड होते जाएंगे, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा शुगर आपके ब्लड में है ऐड होते जाएगा और पॉलीसैकेराइड बनते जाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है, जब छोटे छोटे मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं। मोनोमर मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल दूसरे सिंगल मॉलिक्यूल से बन रहा है, दूसरा सिंगल मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है, तीसरा सिंगल मॉलिक्यूल चौथे मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल मॉलिक्यूल्स एक साथ आ रहे हैं और इधर हर बार एक H2O रिलीज हो रहा है। हर बार क्या हो रहा है, एक H2O रिलीज हो रहा है। H2O रिलीज होगा तभी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीमराइजेशन। पॉलीसैकेराइड्स आर ब्रोकन डाउन बाय हाइड्रोलिसिस इनटू मोनोसैकेराइड्स। जब आप इन पॉलीसैकेराइड्स को ब्रेक डाउन करते हो तो आपको क्या मिलते हैं, मोनोसैकेराइड्स। मतलब समझो आपने इस लंबी सी शुगर को, आपने क्या किया, इस लंबी सी शुगर को ब्रेक डाउन किया तो आपको अलग अलग सिंपल शुगर्स मिलेंगे, अलग अलग ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेंगे। और जब सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तब वो पॉलीसैकेराइड्स को ब्रेक करके उसमें से ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो देखो आगे क्या बताया गया है। The properties of polysaccharide molecule depend on its length, branching, folding and coiling. कौन सा पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल कैसा फंक्शन करेगा, ये उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, उसकी ब्रांचिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है, उसके फोल्डिंग यानी उसके स्ट्रक्चर पे और उसके कॉइलिंग पे। तो बेसिकली हर एक पॉलीसैकेराइड का स्ट्रक्चर अलग होता है और स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल कैसा फंक्शन करेगा। तो अब हमको देखो नेक्स्ट स्लाइड में दो एग्जाम्पल दिए हैं पॉलीसैकेराइड्स के। क्या दिए हैं, दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक है स्टार्च और दूसरा है सेल्यूलोज। पॉलीसैकेराइड्स के बारे में आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि पॉलीसैकेराइड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड और एक होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड और एक होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड।
होमोपॉलीसैकेराइड मतलब क्या होता है, जो सेम शुगर यूनिट से बनते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड मतलब ऐसा पॉलीमर जो एक ही टाइप की शुगर से बना है। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड मतलब क्या होता है, जिसके बीच में अचानक से दूसरी शुगर मॉलिक्यूल आ जाती है। मतलब समझो यहाँ पे ग्लूकोज के बीच में अचानक से फ्रुक्टोज आ गया, तो दो अलग अलग शुगर मॉलिक्यूल से ये चेन बना है, तो इसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, हमको पहले स्टार्च के बारे में बताया गया है। प्लांट्स के अंदर जो खाना बनता है, प्लांट पूरा खाना एक बार में यूज नहीं करता है। देखो आपने समझो दोपहर को जो खाना खाया, तुरंत आपका पूरा खाना यूज हो जाता है क्या? नहीं, वो खाना 7 से 8 घंटे तक आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। यानी हमारी बॉडी में जो खाना जाता है वो खाना स्टोर हो जाता है, और जब हमको जरूरत पड़ती है सिर्फ तब आप अपने खाने को यूज करते हो। तो सेम प्लांट में भी होता है, प्लांट में भी जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टोर हो जाता है। तो प्लांट में जो फूड स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं स्टार्च, और एनिमल में जो फूड स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज या ग्लाइकोजन। क्या बोलते हैं, सॉरी, एनिमल के स्टोर्ड फूड को हम सेल्यूलोज नहीं बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो प्लांट के स्टोर्ड फूड को हमने बोला स्टार्च, और एनिमल के स्टोर्ड फूड को हमने बोला ग्लाइकोजन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों तो स्टोर्ड फूड है, तो दोनों का नाम सेम क्यों नहीं है? नाम इसीलिए सेम नहीं है क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस। स्टार्च इज अ स्टोर्ड फूड इन द प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो भी फूड स्टोर हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्टार्च। इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, स्टार्च के दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं। पहला स्ट्रक्चर है अमाइलोज, दूसरा स्ट्रक्चर है अमाइलोपेक्टिन। बोथ आर मेड अप ऑफ, सॉरी, बोथ आर मेड फ्रॉम अल्फा ग्लूकोज। दोनों के दोनों जो शुगर्स है या दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल है, अमाइलोज हो या अमाइलोपेक्टिन हो, ये दोनों कैसे टाइप के ग्लूकोज से बने हैं? अल्फा ग्लूकोज से। अमाइलोज इज एन अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। देखो ये देखो अमाइलोज का स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको ब्रांचिंग देखने को नहीं मिल रही है। ब्रांच मतलब क्या होता है, ऐसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ते जुड़ते अचानक से एक ब्रांच बन जाती है। तो यहाँ पे आपको ब्रांचिंग देखने को नहीं मिल रही है, यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक स्ट्रेट चेन देखने को मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है? अमाइलोज इज एन अनब्रांच्ड पॉलीमर। अमाइलोज क्या है? अनब्रांच्ड पॉलीमर है। The molecules coil into a helical structure. ये molecules एक के साथ एक ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और यही स्ट्रक्चर आपस में बाद में coil हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी एक के साथ एक जुड़ के इन्होंने एक पॉलीमर बनाया, और इन्होंने खुद को स्टेबल करने के लिए थोड़ा सा रोटेट कर लिया। ओके, इट फॉर्म्स अ कोलॉइडल सस्पेंशन इन हॉट वाटर। मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब समझो बच्चों। कोलॉइडल सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, सॉरी, इस लाइन का मतलब, कोलॉइडल सस्पेंशन मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी चीज को पानी में उबालते हो, जब भी आप किसी फूड मॉलिक्यूल को पानी में उबालते हो, तो पानी के अंदर आपको जो मैला कलर दिखाई देता है, जो मडी कलर दिखाई देता है, उसको बोलते हैं कोलॉइडल सस्पेंशन। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, पोटैटो। पोटैटो इज अ वेजिटेबल, मतलब वो प्लांट से आया है। तो पोटैटो में स्टार्च होता है। पोटैटो में क्या होता है? स्टार्च होता है। अगर आप पोटैटो को वाटर में बॉईल करोगे, जब आप पोटैटो को बॉईल करते हो, तो आपको वाटर का कलर कैसा दिखाई देता है? येलो येलो कलर दिखाई देता है। वाटर का कलर कैसा दिखाई देता है? थोड़ा सा मैला, थोड़ा सा मडी, थोड़ा सा येलो कलर दिखाई देता है। इसका मतलब उसके अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल थी, वो शुगर मॉलिक्यूल डिसॉल्व होके पानी को उसने थोड़ा सा गाढ़ा बना दिया है। तो ऐसे सस्पेंशन को हम बोलते हैं कोलॉइडल सस्पेंशन। कोलॉइडल सस्पेंशन यानी किसी मॉलिक्यूल के डिसॉल्व होने के वजह से आपका सोल्यूशन थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा येलो कलर का हो जाता है। तो ये था अमाइलोज के बारे में। अब बारी आती है अमाइलोपेक्टिन के बारे में। अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। देखो अमाइलोज अनब्रांच स्ट्रक्चर है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड पॉलीमर है। देखो आगे शायद मैंने स्ट्रक्चर बताया है। हाँ ये देखो, ये अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है। तो अमाइलोपेक्टिन में पहले मॉलिक्यूल सीधे सीधे अरेंज हो रहे थे, फिर अचानक से एक ब्रांच बन जाती है। अचानक से क्या बन जाता है? एक ब्रांच निकलने लग जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? अमाइलोपेक्टिन। ओके, सो अमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इट इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में डिसॉल्व होगा ही नहीं, इसको डिसॉल्व करने के लिए दूसरे सॉल्वेंट्स लगेंगे, जैसे पोलार सॉल्वेंट्स। ओके, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे व्हाट आर पोलार सॉल्वेंट्स। तो हमने क्या पढ़ा स्टार्च के बारे में? अगर आपको किसी ने बोला कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है स्टार्च के बारे में, शॉर्ट नोट लिखो। तो स्टार्च एक पॉलीमर है, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके स्टार्च बनता है। लेकिन ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो स्टार्च बनाते हैं वो प्लांट में स्टोर करते हैं फूड को। ठीक है, स्टार्च जो है वो अल्फा ग्लूकोज से बनता है, और स्टार्च का 2 स्ट्रक्चर देखा जाता है, एक अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज शुगर है जो वो वाटर सॉल्युबल है, अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल है। अलग अलग टाइप के स्टार्च का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है।
अब यहाँ पे बात है ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन भी स्टोर्ड फूड ही है, लेकिन ये एनिमल्स में होता है। हम जो खाना खाते हैं दिन भर चपट 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 खाते रहते हैं, तो हमारा पूरा खाना एक बार में यूज नहीं होता है। जो एक्स्ट्रा खाना रहता है वो हमारे लिवर में जाके स्टोर हो जाता है। कहाँ पे स्टोर होता है? लिवर में और मसल्स में। कौन से फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन इज अमाइलोपेक्टिन विथ वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस बिटवीन द ब्रांचिंग साइड चेन्स। मतलब ये देखो, ये आपके अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है। दो ब्रांचेस के बीच में एकदम छोटा सा डिस्टेंस दिखाई देता है। तो अमाइलोपेक्टिन का एग्जांपल है ग्लाइकोजन और अमाइलोज का एग्जांपल है स्टार्च। तो अमाइलोपेक्टिन भी सेम स्टार्च जैसा ही है, लेकिन इसमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है। और ये जो ग्लाइकोजन है, स्टार्च कैसे प्लांट में स्टोर होता है, वैसे ग्लाइकोजन एनिमल्स में स्टोर होता है। तो इट इज स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, पर्टिकुलरली इन लिवर एंड मसल्स, फ्रॉम वेयर इट इज हाइड्रोलाइज्ड एज पर द नीड टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। जब जरूरत पड़ेगी, एज पर द नीड, जब जरूरत पड़ेगी तब हम इस ग्लाइकोजन को ब्रेक करेंगे। ग्लाइकोजन को ब्रेक करने से हमको क्या मिलेगा बच्चों? हमको ढेर सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ढेर सारे क्या मिलेंगे? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और हमारे सेल को ग्लूकोज ही चाहिए होता है एनर्जी के लिए। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आया? अब बारी आती है थर्ड पॉलीसैकेराइड की। तो थर्ड पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्लांट में प्रेजेंट होता है। ये भी एक तरीके का पॉलीमर है, लेकिन ये बीटा ग्लूकोज से बना है। किससे बना है? ये बीटा ग्लूकोज से बना है। तो इट इज अ पॉलीमर made from beta glucose molecules and the polymer molecules are straight। इसमें ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलती है। देखो, ये एक शुगर, ये दूसरा शुगर, ये तीसरा शुगर, स्ट्रेट चेन देखने को मिल रहा है। सेल्यूलोज सर्व्स टू फॉर्म द सेल वॉल इन प्लांट सेल। 5वें चैप्टर में हमने पढ़ा था। 5वें चैप्टर का प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल में देख सकते हो। 5th चैप्टर जो है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने सेल वॉल का स्ट्रक्चर एकदम डिटेल में पढ़ा है। तो प्लेलिस्ट चेक करो और उसमें से सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो सेल्यूलोज एक टाइप की टफ शुगर है जो हमारे सेल के बाहर सेल वॉल बनाने में हेल्प करती है। क्या बनाने में हेल्प करती है? सेल वॉल बनाने में। तो सेल्यूलोज हेल्प्स, सर्व यानी कि हेल्प करना, टू फॉर्म द सेल वॉल इन प्लांट सेल्स। दीज आर मच टफर देन सेल मेम्ब्रेन। ये जो हमारी सेल वॉल होती है, ये जो सेल्यूलोज मॉलिक्यूल होते हैं, ये सेल्यूलोज मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा टफ होते हैं। ओके, दिस टफनेस इज ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स इन द पॉलीमर चेन एंड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नेबरिंग चेन्स। क्या बोला गया है? देखो इधर पे वापस पढ़ती हूँ मैं ये लाइन कि हमारा सेल्यूलोज मॉलिक्यूल इतना टफ क्यों है? इट इज ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। जिस तरीके से ये ग्लूकोज यूनिट अरेंज हुए हैं, मतलब देखो इधर बॉन्डिंग किसके बीच में है? पहले शुगर का फर्स्ट कार्बन और दूसरे शुगर का फोर्थ कार्बन, इसको हम बोलते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये भी, इसको भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बोल रहे हैं बच्चों। इसको भी हम क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बोलेंगे। लेकिन ये बॉन्ड कौन से दो कार्बन के बीच में बन रहा है? फर्स्ट शुगर के फर्स्ट कार्बन के बीच में और सेकेंड शुगर के फोर्थ कार्बन के बीच में। इसीलिए इसको बोलते हैं 1,4। क्या बोलते हैं? फर्स्ट शुगर का फर्स्ट कार्बन और सेकेंड शुगर का फोर्थ कार्बन। ठीक है, और ये बीटा शुगर है, बीटा ग्लूकोज यानी OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है। तो ये स्ट्रक्चर बीटा 1,4 के फॉर्म में है, इसीलिए स्ट्रक्चर को टफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर ये अल्फा के फॉर्म में होता तो इसको हम थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर बोलते। क्या बोलते? इसको हम थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर बोलते। तो हमारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के बीच में और शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग है, उसके वजह से हमारा जो सेल्यूलोज है ये काफी ज्यादा कड़क, काफी ज्यादा मजबूत मॉलिक्यूल है। और ये सेल के बाहर जो सेल वॉल बनाता है, वो सेल वॉल भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और इस वजह से सेल के अंदर कोई भी बैक्टीरिया आसानी से नहीं घुस पाता। ठीक है, तो अब देखो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस लास्ट पार्ट है। क्या बताया गया है हमको इधर पे? सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है? यूजेस। कार्बोहाइड्रेट के यूजेस क्या हैं? व्हाट आर द यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट? ये आपको 2 मार्क के लिए आता है। पहला पॉइंट क्या है यूजेस का? इट सप्लाइज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट यानी कि आपकी बॉडी में जब ग्लूकोज रहेगा तो आपकी बॉडी दूसरे काम कर पाएगी। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है? ग्लूकोज इज द मेन सबस्ट्रेट फॉर एटीपी सिंथेसिस। अगर आपको एटीपी बनाना है, आप फोटोसिंथेसिस, आप रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ोगे, आपने ऑलरेडी क्रेब्स साइकिल पढ़ा है। आपने ऑलरेडी क्या पढ़ा है? क्रेब्स साइकिल पढ़ा है और आपने टीसीए साइकिल पढ़ा है। उसमें हमने क्या पढ़ा था? शुगर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके हम एटीपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शुगर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके हम एटीपी बनाते हैं। तो ऐसे टाइम पे हम ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट यानी जिसको ब्रेक डाउन करना है।
तो शुगर को ब्रेक डाउन करके एटीपी बनेगी। एटीपी क्या करती है? एटीपी एनर्जी देती है। इस एनर्जी को यूज करके हमारी बॉडी डाइजेशन करती है और डाइजेशन के वजह से हमको दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ओके, तो बॉडी में एटीपी का बहुत रोल प्ले होता है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का? वो एनर्जी सप्लाई करता है। सेकेंड फंक्शन क्या है? ग्लूकोज मेन रोल प्ले करता है एटीपी सिंथेसिस में। थर्ड फंक्शन क्या है? लैक्टोज जो है मिल्क में प्रेजेंट होता है। लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू लैक्टेटिंग बेबीज। जो बच्चे दूध पीते हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? लैक्टोज शुगर से। पॉलीसैकेराइड सर्व्स एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और ये जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, पॉलीसैकेराइड यानी सेल्यूलोज हो गया, अपना स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सब क्या करने में हेल्प करते हैं? सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, सेल वॉल को टफ बनाने में हेल्प करते हैं। अगर सेल वॉल टफ रहेगी तो बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सेल वॉल को टफ बनाने में और फूड को रिजर्व करने में हेल्प करते हैं पॉलीसैकेराइड्स। क्योंकि जितना ज्यादा फूड स्टोर होगा तो जब आपको भूख लगेगी, आपके बॉडी को भूख लगेगी, तो उस टाइम पे हमें स्टोर्ड फूड को यूज करके एनर्जी ले पाएंगे। तो आई होप आपको आज का पूरा सेशन समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आया है तो थैंक यू सो मच। लाइक कर देना वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और जितना हो सके उतना चैनल को स्प्रेड करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत जल्द सरप्राइज वीडियोस लाने वाले हैं। मैं इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करूंगी, लेकिन मैं वो चैप्टर तभी स्टार्ट करूंगी जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करोगे। आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है बच्चों, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब, और दूसरा ग्रुप जो है ज्ञान लैब क्लास 11, एक और ग्रुप है ज्ञान लैब क्लास 11। इस ग्रुप में हम आपको नोट्स देने वाले हैं, आपको टारगेट के नोट्स देने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट्स के नोट्स देने वाले हैं, फिजिक्स बायो दोनों सब्जेक्ट के। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, आपको नोट्स मिल जाएगी और पढ़ाई करते रहो। जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपना प्यार दिखाओ, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। अब तक सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। तबीयत का ध्यान रखो, पढ़ते रहो, मिलते हैं जल्दी। स्टे ट्यून्ड।